Hello students, welcome. So in this video, we'll be doing the CSAT 2024 paper discussion. We'll be discussing all the 80 questions in length. So there are some things which I would like to tell you before starting the session. First thing is, in this video, we'll be discussing all quant, LR and RC questions. Okay, RC questions are subjective. ठीक है, I'll be sharing with you the answers, but in some situations I may even tell you कि there is a probability of this being an answer too. ठीक है, क्योंकि आरसी में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी हमेशा रहता है. ठीक है, नाउ लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट. अच्छा, उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर कि हमारा क्या टेक अवेज है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर ऑफ 2024. RC were again comprising of 27 questions. In this 27 questions मैं बोल सकता हूं about 20 questions could have been easily done. 7 questions अगर मतलब so average या moderate to difficult level के थे. Moderate to difficult level के questions थे. ठीक है, ये होते हैं आरसी के बारे में. अगर मैं बात करूं क्वांट के लिए, quant on the other side was from easy to moderate level except some questions of data sufficiency जो सेट ए में लास्ट में है. उसके कुछ क्वेश्चंस वर एक्चुअली वेरी गुड. मतलब अगर किसी सेट में वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए हैं ना, तो इट्स बेसिकली अ डिजास्टर, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा. ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट था. एलआर वाज अगेन सेम लेवल लव लास्ट ईयर. मतलब मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल, नॉट इजी नॉट डिफिकल्ट. कुछ क्वेश्चंस यहां पर अबाउट आई से 7-8 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, रेस्ट ऑल वर मॉडरेट लेवल. ठीक है, पेपर ऑन द होल 66 मार्क्स लाना वाज नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपने पढ़ाई करी है. आई विल स्पेसिफिकली टेल दिस कि इस बार बच्चों को पेपर आसान लगा, तो उसका बहुत बड़ा रीजन था कि आप लोगों ने 2024 के पेपर के लिए सीसैट बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आपको पेपर इजी लगा. अगर यही वो प्रिपरेशन होती कि आपने लास्ट के 1 वीक में सीसैट पढ़ रहे हो और कर रहे हो, ट्रस्ट मी दिस पेपर वुड हैव बीन अ डिजास्टर टू. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा. ठीक है, हम नाउ डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज 1, एंड दिस इज अ सेट ए दैट वी आर फॉलोइंग. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स टॉकिंग अबाउट फूड वेस्टेज एंड उसके बारे में. तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज. इन्फ्रेंस की बात कर रहा है. अब इसकी स्टेटमेंट 1 पढ़ो. द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर solely responsible for the loss and wastage. सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है solely. इसको मैंने करा गलत. जैसे ही मैंने ऑप्शंस देखा, 1 गलत किया, I am left with only option B, 2 and 3. That is my correct answer. ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss. बिल्कुल वही बोल रहा है कि अभी वो यही बोल रहा है कि इतना फूड वेस्ट होता है, तो उसको कम करने के लिए ये assumption करेक्ट. फिर वो बोलते हैं ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. बिल्कुल ये assumption है. Second is also correct, so I'll say C is the correct answer. Option C. ठीक है, अगला पैसेज देखिए. अगला पैसेज हमारे को बात कर रहा है इन्फ्लेशन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. Which of the following statement best reflects the most logical and rational inference that can be made? अब यहां पर भी हमारी लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं. सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग. एग्जैक्टली, बजटरी अगर बैकिंग नहीं है, हमारे को फिस्कल पॉलिसी के बारे में नहीं पता, तो हम कैसे कर पाएंगे. करेक्ट है ये. फिर द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट. करेक्ट, क्योंकि आरबीआई एंड गवर्नमेंट वर्क इन टैंडम, राइट. दे डोंट वर्क इन विदाउट ईच अदर सपोर्ट. दे वर्क इन व्हाट यू से, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर बेसिकली. ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली. ठीक है, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा ना कि हाँ थोड़ा सा इशू है, वो मैं आपको खुद बताऊंगा. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फ्रॉम द टॉपिक पैसेजेस. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions, फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस. यार हायर प्राइसेस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी थोड़ी है. काट दो इसे.
हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हायर प्राइसेस यार उसमें क्लियरली असम्पशन है कि हायर प्राइसेस की वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रेट ऑफ वो भी होता है इफेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। ठीक, अब आ जाओ, वी आर गोइंग फॉर द क्यूब्स क्वेश्चन। अब जिस बच्चों ने मेरी क्लासेस करी है, याद है मैंने बहुत अच्छे से कराया था मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स। अब ये 64 नंबर ऑफ क्यूब्स कह रहा है। 64 बेसिकली होता है 4x4x4 का क्यूब। अब 4x4x4 का मतलब होता है 3 कट्स लगे हुए तीनों तीनों एक्सिस पे x y एंड z, है ना। अगर हम, मैं एक आपको क्यूब बना के बताऊं, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, इस पे क्यूब बनेगा नहीं। ठीक है, 3 कट, 3 कट एंड अगेन 3 कट्स। दिस इज व्हाट बेसिकली 3x3x3। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए हमारे? 9 कट्स, क्योंकि 3 कट हर उस पे लगेंगे एक्सिस पे, तो 9 कट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब वो कह रहा है द अबव एक्सप्रेशन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 इज चोजन फ्रॉम प्लस माइनस। अब स्टार इज चोजन फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। ज्यादा से ज्यादा एक चीज को 2 बार ही ले सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। यार देखो 5 हमें स्मॉलेस्ट करना है, तो सबसे कम वाला एक्सप्रेशन लेंगे। 5 माइनस 4 माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। हम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो हमने माइनस माइनस किया। 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 2, यानी कि 0। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। डन। नॉन नेगेटिव 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। यार देखो, इसको करने का ना बहुत अच्छा तरीका है। अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6000 डेज। ठीक है, सॉरी 6k डेज, 6k, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, k इज अ मल्टीपल कुछ भी नंबर है। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। अब परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैंने कराया था, याद करो कि अगर टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज, अगर टोटल डेज को हम कम बढ़ा रहे हैं तो टाइम को तो सॉरी 1 days ऑफ वर्क टाइम 1 days ऑफ वर्क, सॉरी 1 day वर्क इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। अगर अब मेरे को टोटल टाइम कम करना है तो मुझे 1 डे का वर्क बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो देखो, टाइम हमने कितने से कम करा? 16.67 से, क्योंकि 6 से 5 हुआ, तो 16.67 इज 1/6। तो बढ़ाएंगे किससे? 1/5 से, तो यानी कि 20% से। एक तो ये तरीका था करने का, पीसीजी से करते तो। वरना दूसरा कैसा तरीका है बेटा, देखो मैं कैसे करता। अगर यार मान लो 10 यूनिट्स इंटू 6 डेज इज इक्वल टू 60 यूनिट्स वर्क है। अब 60 यूनिट वर्क 5 दिन में करनी है, तो एक दिन में 12 करनी है, तो 10 से 12 यूनिट पे अगर आना है तो यानी कि 20% बढ़ाना है। डन। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। X, Y, and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours respectively. However, only one person at a time can finish the work. Can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. कोई भी लगातार 2 घंटे के लिए काम नहीं करेगा। All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? ठीक है, अब एक बात देखो, 6 hours 8 hours and 8 hours टोटल वर्क कितना हो गया? 48 यूनिट्स। तो यानी कि 6 hours वाला 8 यूनिट पर आवर कर रहे हैं, ये 6 यूनिट पर आवर, और ये 6 यूनिट पर आवर। करेक्ट। ये हमारा आ गया 6 यूनिट्स 8 यूनिट 6 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स पर आवर। अब देखो हमें क्या करना है? मिनिमम करना है अमाउंट ऑफ टाइम। मिनिमम करना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उससे स्टार्ट करो। तो हमने 8 यूनिट करा, फिर हमने 6 यूनिट किया, फिर हमने 8 यूनिट किया, फिर हमने 6 यूनिट किया, फिर हमने 8 यूनिट किया, फिर हमने 6 यूनिट किया, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस कर नहीं सकता 8 तो हमने 8 किया, फिर हमने दूसरे से करवाया जो 6 यूनिट कर रहा है, फिर हमने दोबारा 8 यूनिट वाले से करवाया, फिर 6 यूनिट, ऐसे करते रहे।
8, 16, 24, 30, 36, 42, 42 हो गया, अब 48 बचा है। अब 8 वाले से दोबारा करवाएंगे, तो अगर 8 वाला 6 यूनिट करेगा तो यानी कि वो 3/4 डेज में काम कर देगा, 3/4 आवर में। तो 6 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 6 and 3/4 यानी कि 6 hours 45 minutes. Option C is the correct answer. This was a very easy question, could have been done. देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं बताऊंगा कि इसको करेंगे कैसे। हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मैंने करवाया है क्वेश्चन, यानी कि 2 into 5 के पेयर्स निकालने। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ टूज निकालते हैं। 2 की पावर 4, 4 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 16, ठीक है। फिर उसके बाद 6 में भी आ जाएगा 6 की पावर 12, तो यानी कि 2 की पावर 12 आ गई। फिर उसके बाद 8 की पावर 16, तो यानी कि 2 की पावर 48, 2 की पावर 48। अब 10 तो छोड़ दो क्योंकि वो नंबर ऑफ जीरोस वैसे ही आ जाएगा। 10 की पावर 20 है तो यानी कि 20 जीरोस तो पहले ही फिक्स है, और 20 की पावर 40 है तो यानी कि 40 जीरोस पहले ही फिक्स है, तो यानी कि 60 तो हो ही गई, ये गया ये गया। 100 एंड 200 में कंफ्यूजन है। अब देखो 60 जीरोस हो गए, 100 तो मतलब 50-60 तो यहां से भी मिलेंगे क्योंकि 5 की पावर और 10 है, तो यानी कि 10 तो जीरोस यहां से आ जाएंगे। और फिर उसके बाद 15 की पावर 30 है तो यानी कि 5 की पावर 30 और आ गया, तो 40 तो यहां से भी हो गए। फिर उसके बाद 5 की पावर 100 है तो 100 जीरोस यहां से भी आ जाएंगे, तो यानी कि मैक्सिमम हो पाएगा तो यानी कि 200। मैंने देखा 100 से ज्यादा बन रहे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 200 ही होगा, और इस बच्चे ने भी ऐसे ही किया है, ठीक। On 10th January 2023, a person saved ₹1. On 2nd January, he saved 2 more, यानी कि 3। अगर मैं यहीं पे करूं कि अगर मैं यहीं पे बात करता हूं तो उसने पहले ₹1, फिर ₹3, फिर वो कहते हैं ऑन January 3rd he saved 2 more than that of previous day, यानी कि 5th, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे चलता रहेगा। अब वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ विच डे हिज टोटल सेविंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो स्क्वायर्स लिखे मैंने 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्यूब लिखे 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। अब 64 देखो दोनों में कॉमन है, यानी कि 64 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है क्यूब भी है। अब इस सीरीज को अगर 64 सम बनाना है तो वो कितने दिन में बनेगा ये निकालना है। देखो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49, 49 + 15 59, 64, यानी कि 64 इतने दिन का बन गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, यानी कि 8 जनवरी को होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन बच्चों, ऑप्शन बी क्लियर है। अब विल अगेन कम बैक टू सम पैसेजेस, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। टुडे plans carrying today, if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on the precincts. The backbone of the system theory is the process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization and an algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into planning curriculum that had its root in the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. अब हम बात करते हैं which one of the following statement best reflects the most logical and rational inference that can be made from the above passage. अब ना ऑप्शन बी पढ़ो पहले। In India, city administration is under bureaucracy which lacks formal training in urban planning. कई बात हुई है ठीक।
Now see, in India, the management of urban areas is a local affair, which is a chronic problem of insufficient funds. फंड की तो कोई बात ही नहीं हुई. Option C also eliminated. Option D, with high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development is very difficult. ये भी कोई वो नहीं है, inference थोड़ी है. Now we have eliminated B, C, D, तो option A ही होगा. एक बार read भी कर लेते हैं. Curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. Obviously, वो बोल भी रहा है, ठीक है ना. तो by eliminating B, C, D, by thinking A is correct, we have reached the conclusion that A is the correct answer. ठीक है. अगला, based on the above passage, following assumptions have been made. India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो. Second, Indian universities at present have no capacity or potential to impart training. देखो, no capacity और potential कर नहीं सकते, उस पर गलत हो गया ना ये. तो सेकंड इज रॉन्ग, वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए वन ओनली. ठीक. अब आ जाओ अगले उस पे, विच इज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया. क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. ठीक है. सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज. ऑप्शन सी. ये तो गलत है, ऑप्शन सी. इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया इज इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ. यार जरूरी थोड़ी है कि सोशल लाइफ के लिए, वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ के लिए सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट. देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. तो डी इज गलत, डी इज रॉन्ग मतलब. अब ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यू, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन कैन बी बोथ करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज आल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, सोशल मीडिया नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट. बिल्कुल सही, यही बात बोल रहा है वो. सोशल मीडिया का मोटिव ही यही है, एम ही यही है. ठीक है ना. अब क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ. यार ये तो कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं हुई है ना. इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री. करेक्ट, ये तो बात बोली भी है उसने. तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, वन की कोई बात नहीं हुई. तो ऑप्शन बी ओनली, यानी कि 2B ओनली इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2B ओनली. डन. अब आते हैं, देखो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन मैंने बहुत बार ही करवाया है बच्चों. is divisible by which of the following numbers? 222 to the power 22333 and देखो 222 to the power 333 plus 333 to the power 222. देखो इस एक्सप्रेशन का एंड इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा ये निकालो. 2 की पावर 32, 2 की पावर 333 यूनिट डिजिट. तो यानी कि 32 यानी कि 2 की पावर 1, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हुआ 2. इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 3 की पावर 2 यानी कि 9. तो 2 + 9 1 आएगा. तो क्या ये 1 2 से डिविजिबल होगा? एक नंबर कभी भी नहीं होगा. तो अब देखो विच इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 2 and 3, 2 and 37, 2 3 and 37. तो 2 की वजह से ACD एलिमिनेट हो गया, बचा ही ऑप्शन बी दैट इज 3 and 7 बट नॉट 2. ठीक है. एक चीज और भी देख सकते हो, दोनों में से आप 111 कॉमन ले सकते हो, है ना. तो 111 इज बेसिकली 3 into 37, 3 into 37 यानी कि 111. तो यानी कि इन दोनों से नंबर डिविजिबल होगा, तो वो वैसे भी आ गया. या तो 3 and 37 से डिविजिबल प्रूफ कर दो, या 2 से डिविजिबल नहीं होगा वैसे निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे. क्वेश्चन नंबर 16, what percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mix? यार जितना तुम्हें वो प्रॉफिट चाहिए तो परसेंट, उतना ही परसेंट उसमें वो डाल दो पानी, ताकि तुम्हारी, मैंने क्लास में कराया है क्वेश्चन, बहुत आराम से अच्छे से स्पेशल एम्फेसिस देके क्वेश्चन कराया है. तो क्वेश्चन 16 का 20%. ठीक है. व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30 to the power 30? अब देखो 30 to the power 30 is basically 3 to the power 30 into 10 to the power 30. 3 to the power 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो से यहां से चले गए, यानी कि 3 का स्क्वायर 9. तो 9 होगा राइट मोस्ट डिजिट. तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी, 9. उसके बाद बोलते हैं 420 and 427 when divided by the same number leave the remainder 1. How many numbers can be used as a divisor in order to get the same remainder 1? बेसिकली ये बोल रहा है कि 421 minus 1 यानी कि 420 and 426, ये दोनों नंबर किस किस से डिविजिबल है, ताकि हमें बता दो, विल गेट आवर आंसर. करेक्ट.
तो यार ये किस किस से डिविजिबल है? एक तो 2 से डिविजिबल है, रिमेन एक 3 से डिविजिबल है, एक 6 से डिविजिबल है। 2 3 6 तीन नंबर से डिविजिबल है, तो ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 3 एंड 6 बच्चे ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a can X contains 399 liters of petrol and a can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle sizes? अब कौन कौन सी sizes possible है? अब देखो HCF निकालना है, HCF बेसिकली डिफरेंस होगा 133, तो एक नंबर आ गया, 1 तो ऑटोमेटिकली है। अब उसके बाद 133 किसका मल्टीपल है? देखो 7 into 19 is 133, 7 9 is 63, 3 6 7 1 is 7 plus 6 13, तो यानी कि 7 into 19 भी है, तो 133 से ना हो सकता है पॉसिबल, 1 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 19 से हो सकता है, ये 4 से हो गया। अब मैंने 133 कैसे निकाल दिया HCF? क्योंकि जनरली HCF दोनों नंबर्स का डिफरेंस होता है, ये मैंने कराया है क्लास में, तो दोनों का डिफरेंस 133। डन। अब क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in respect to the sum x plus y plus z where x, y, z are distinct prime numbers each less than 10. The unit digit of s can be 0. ठीक है, unit digit of s can be 0. देखो 3 plus 7, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 0 unit digit आ रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट। The unit digit of s can be 9. 9 कैसे हो सकता है? 2 plus 3 5, 5 plus 7 12, 2 आ रहा है, 2 plus 3 5, 5 plus 7 12 2, and 3 plus 5 8, 8 plus 7 15 5, तो किसी भी तरह से 5 नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। अगर 2 नहीं हो रहा तो A B एंड D एलिमिनेट 1 एंड 3, तो 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो 15 हमने प्रूफ भी करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. ठीक है, फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट। यार लेकिन ये ना कई assumption में हमें दिख भी नहीं रहा, समझ भी नहीं आ रहा, तो मैं 1 तो नहीं मानूंगा। स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टुडेज रिक्वायरमेंट, इट इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री, में एड्रेस द इशू ब्रॉट आउट। ये कहीं ना कहीं बात हो रही है और मैं अज्यूम कर पाऊंगा, तो आई विल से 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो हमारे पास क्या बचेगा? सी नहीं है आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी 2 ओनली, करेक्ट 2 ओनली। ठीक है, एंड आई एम अगेन सेइंग आरसी में सब्जेक्टिविटी हो सकता है, आपका हो सकता है ए आई और आप बोलो या सी आई और आप बोलो कि सर दैट इज करेक्ट, वी कैन प्रूव इट, कीप इट टू योरसेल्फ, क्योंकि आरसी के लिए मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा किसी से, यूपीएससी की आंसर की आने दो, देन विल सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement best reflects the central idea conveyed by the passage? ठीक है, total eradication of poverty in the country will resolve the issue of underperformance। यार ये तो कहीं सेंट्रल आइडिया नहीं है ना, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, बात तो एजुकेशन के ऊपर हो रही है, पॉवर्टी की तो बात ही नहीं हो रही। मॉनेटरी इंसेंटिव टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव, नहीं यार। Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectations, exactly what they are talking about। ठीक है ना, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट गो बैक टू एग्रीकल्चर। कैसी बात है, मतलब ये तो वैसे ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ए बी एंड डी आर एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अगले पैसेज की, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस? देखो, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, ये कैसी बात हो गई? ठीक है ना, ये तो कोई वो नहीं है। Science is a product of civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness in people. Civil society की ऐसी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं हुई है। Industrial revolution was made possible by the advancements in science, correct. Science must pursue truth but be responsible for social welfare, नहीं। Option C is the apt one, option C is the correct answer। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसमें। Consider the following sequence: A space BCD, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप देख लेना, आई होप द बोर्ड इज परफेक्टली विजिबल। ए
स्पेस BCD, ठीक है, A स्पेस BCD, फिर उसके बाद स्पेस था, फिर BCD, फिर ABC स्पेस D, ABC स्पेस D, ABC स्पेस D। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या है, BADC, BACD, AACD, AADC। अब एक चीज देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 4 पेयर्स ऑफ 5 ईच, तो 5 में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ऑप्शंस पुट करो, B B A D C, कुछ बन रहा है, A B B C D, A B B C D, A B C D D, A B C C D ना, यहां पे तो नहीं बन रहा। अगला देखो, B A C D, B A C D, A B B C D, A B B C D, A B C C D, A B C D D, यहां पर ये दोनों रिपीट हो गए ना इससे, तो ये भी गलत है। अगला देखो, A A C D, A A C D, A A B C D, A B B C D, A B C C D, A B C D D, yes every letter is being repeated and in an order, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, डबल A C D, करेक्ट। Two persons P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of a total profit of 2,000, what is the total capital contributed by P? हमें capital contributed by P निकालनी है। देखो, एक अगर वो 400 ज्यादा है P का, तो 1200 प्रॉफिट आया, Q का 800 प्रॉफिट आया, तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P एंड Q की 3:2 हो गई, ठीक है। अब वो P पुट्स 14,000 मोर देन Q, तो अगर Q का इन्वेस्टमेंट X है, तो P का इन्वेस्टमेंट X प्लस 14K है। अब इन्वेस्टमेंट इनटू टेन्योर अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टेन्योर इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कराया है, तो X प्लस 14K कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, P has invested for 8 months, Q has invested for Q has invested for 10 months, तो P Q का 10 है और Q की इन्वेस्टमेंट है X, और ये प्रॉफिट शेयरिंग है P बाई Q की 3/2। अब इसको सॉल्व करो, सॉरी गाइस, ठीक है। 8x प्लस 8 इंटू 14, 8 इंटू 2 16x प्लस 16 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 30x। 30x उधर चला गया, सॉरी 8 इंटू 2 16x नहीं होगा, 8 इंटू 16 16x, एक सेकेंड मैंने गलत कर रहा, 8 इंटू 2 16 16x प्लस 16 इंटू 14,000 16 इंटू 14,000 अपॉन 10x, तो वो उधर जाके 30x हो गया, तो यानी कि 16 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 14x, तो x और ये कटा 1000, तो x इज इक्वल टू 16K आ गया। तो P की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 16 प्लस 14, P की इन्वेस्टमेंट है 30K। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय P पूछा है, तो ऑप्शन ए 30K आ गया, करेक्ट, which is the correct answer, option A 30K। Done. Question number 26. P's salary is 20% more lower than Q's salary, which is 20% lower than R's salary, ठीक है। P salary is 20% lower than Q salary, Q की सैलरी को मैंने माना 100, P की सैलरी 20% लोअर है Q की सैलरी से, 20% लोअर यानी कि 80, R which is 20% लोअर देन R सैलरी, R की सैलरी कितनी होगी 125, तभी तो इसका 20% कम करके 100 आ गया। अब वो पूछ रहा है
हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी? 45 ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 80 इंटू 100, 4, 5, 11, 55, तो 56 कुछ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 56.25। डन। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. एक नंबर था 1 is mistakenly divided by 4, ठीक है, तो 1 let the number be 4 basically is mistakenly divided by 4, तो 1 हो गया। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग सबकी 16 करना था, हमने 1 कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 1 से 16 हो गया, तो 15 का चेंज है, करेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू 16 इंटू 100, तो 1/8। अब याद करो परसेंटेज में मैंने कराया 1/8 इज 12.5, तो 1/16 क्या हो जाएगा? 6.25, तो 6.25 इंटू 15, 15 5 जा 75, 5 7, 15 2 जा 30, 37, 7 3, 15 6 जा 90, 93, 93.75, यानी कि ऑप्शन डी। डन। In an examination, 80% of the students passed in English, 70% of the students passed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. 15% of the students, they failed in both the subjects. What is the percentage of the students who failed in only one subject? अब देखो, English and Hindi, and we are talking about students who are failed. 80% students passed in English, so यानी कि 20% failed English and 30% failed in Hindi. 15% failed in both the subjects. 15 तो यहाँ पर आ गया, इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश में कितना बचा? 5, हिंदी में कितना बचा? 15। What is the percent of students who failed in only one subject? 5 plus 15, 20%, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। A father said to his son, N years back I was as old as you are now. अब son, father, present, past, ठीक है। Let the present age of son be x, तो past age of father was x, और ये कितने टाइम पहले थी? x minus n, and present age of father would be x plus n। 9 नहीं, सॉरी, n years back बोल रहे हैं ना वो। करेक्ट, यहां तक करेक्ट है, किसी को कोई डाउट? अब देखो वो क्या बोल रहा है। माई प्रेजेंट एज, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज इज x plus 9 is 4 times your age n years back. Your age n years back was x minus 9, x minus n, यानी कि x plus n, 9 क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? x plus n, x plus n is equal to 4x minus 4n, ठीक है, तो ये 4n इधर आ गया, 5n is equal to 3x, एक इक्वेशन आ गई। फिर वो बोलता है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 130, प्रेजेंट एज यानी कि 2x प्लस n इज इक्वल टू 130, तो 2x इज इक्वल टू 130 माइनस n, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 130 माइनस n अपॉन 2। अब यहां पर पुट कर देता हूं 5n इज इक्वल टू 3 इंटू 130 माइनस n अपॉन 2, ठीक है, बाहर आ गया, उधर मल्टीप्लाई हो गया, 10n इज इक्वल टू 390 माइनस 3n, तो 13n इज इक्वल टू 390, n इज इक्वल टू 30। और हमसे क्या पूछा? डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन्स एज। डिफरेंस क्या होगा? x प्लस n माइनस x, यानी कि n, तो n कितना आया है? 30, तो यानी कि ऑप्शन ए 30 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो था ना बेटा,
दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, बिल्कुल सही है, मीटर टन इज इक्वल टू 1000 केजी। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ठीक है, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। इफ इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। यार इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन, ये तो बात बोल रहा है, ठीक है, बट विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड, ये गलत हो गया, क्योंकि ऐसी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं हुई है। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। Based on the above passage, following assumptions have been made. The horrors of modern life are inevitable result of the progress of science. The horrors of the modern life are the inevitable result of the progress of science. ठीक है, the aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it. यार देखो, ये तो नहीं बात कर रहा, सेकंड वाली कहीं ना कहीं उसने पैसेज में हिंट दिए हैं इस चीज के, ठीक है ना, कि एक्चुअल में जो हो रहा है वो साइंस का रीजन है। तो सी 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 2 ओनली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 पैसेज 2। एक बारी पैसेज पढ़ लेते हैं, इट्स अ गुड वन। Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable in you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. अब पैसेज में बात किसकी हो रही है? When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination and understanding. नहीं, communities and nationalities नहीं, local values and universal values करेक्ट। कुछ चीजें हमारे यहाँ पर ऐसे ही चलती हैं, बट यूनिवर्स में हो सकता है कि वो अपोजिट चलती हो या कुछ अलग तरीके से। तो व्हेन वी ट्रैवल वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑप्शन सी। ठीक, with reference to the above passage, following assumptions have been made. Travel leads to an understanding of humans. Travel helps those who wish to learn fundamental common values. A person with long experience in travel can resolve differences amongst people. यार थर्ड की ना कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, कोई assumption नहीं कर सकते, ठीक है ना। थर्ड गया गलत, तो ऑप्शन बी सी एंड डी गलत, तो ए ही बचा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। वो कह रहा है लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेट, अब देखो एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 99 बेटा। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 99। 11x प्लस वाई इज इक्वल टू 99, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सम ऑफ डिजिट शुड बी 9, तो यानी कि 1 and 8, फिर 2 and 7, 3 and 6, 4 and 5, फिर इनके रिवर्स 5 and 4, 6 and 3, 7 and 2, 8 and 1, सबका अपोजिट 9, तो कितने नंबर्स हुए? 8, तो ऑप्शन डी 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेट ऑफ 6 बॉयज is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. If the average weight of the women is 63,
तो टोटल वेट ऑफ 4 वुमेन्स कितना हो गया 252, 252 यानी कि 63 इंटू 4, 4 3 से 12, 2 1 4 से 24, 252, ठीक। एंड दैट इज द वेट ऑफ 6 बॉयज अपॉन 6, 4 2। So what is the average weight of the boys? 42 kgs, option B. Done. Question number 37 पे आ जाइए. How many times the hour hand and the minute hand coincide in the clock between 10 AM to 2 PM? अब ये मैंने क्वेश्चन कितनी बारी कराया है मुझे भी नहीं याद कि अगर हम कोइंसाइड की बात करते हैं तो 11 से लेके 1 में 12 भी कॉमन होता है. आइडियली हर घंटे में एक बार ही होता है, बट 12 घंटे में 11 बार ही होता है. अब यहाँ पर वो कॉमन वाला आ रहा है, तो 10 से 10 से 11 के बीच में 1 टाइम, 11 से 1 के बीच में 1 टाइम, 1 से 2 के बीच में 1 टाइम, तो टोटल कितनी बारी हुआ 3 टाइम्स, ऑप्शन ए. याद आया, क्लास में करवाया है मैंने ये टॉपिक. द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज द सेम फॉर 2025 क्या होता है, लीप ईयर प्लस 1, तो यानी कि लीप ईयर प्लस 1 कब रिपीट करता है 6 इयर्स, तो 2025 विल रिपीट इन 2031 आफ्टर 6 इयर्स. डन. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए. Let P, Q, R and S be different positive integers. Let P and Q be odd. P and Q odd. R and S be even. ठीक है. Consider the following statements. P minus R whole square. अब एक चीज देखना बेटा, ठीक है. P minus R, odd minus even is always odd. ठीक है. Odd minus even is always odd and odd का square is odd. तो ये तो odd आया. अब मल्टीप्लाई किससे होएगा वो देखते हैं. Q and S, Q and S, odd into even is even, तो even, and odd into even is again even, तो ये even हो गया. तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है. अब वो कह रहे हैं Q माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इवन. बच्चे ने गलत किया हुआ है, बट अब हम चेक करते हैं यहाँ पे. Q माइनस एस क्या है, ऑड माइनस इवन, यानी कि ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड का स्क्वायर, ऑड, सॉरी ऑड का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एस, ऑड का स्क्वायर इज ऑड, ऑड इनटू इवन एस, ऑड इनटू इवन इज इवन, इवन. तो ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है. Q प्लस आर होल स्क्वायर, Q प्लस आर, ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, तो ये ऑड आ गया. और P प्लस एस, P प्लस एस, ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड, P प्लस एस, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड इनटू ऑड इज ऑड. तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी. What is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4:25? 4:25 हो रहा है अगर घड़ी में, तो एंगल कितना होगा बीच में, 25 इंटू 5.5 माइनस 120, 5.55 इन 5.5 इंटू 25, 110, 220, 275, 5 27, 110, 120, 130, 137.5 माइनस 120, 17.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, 17.5 डिग्री. ठीक है बेटा, क्लियर है. सो टिल नाउ वी हैव क्लियर टिल क्वेश्चन नंबर 40. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 41 नाउ. अब पता नहीं वो क्या बन गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41 का पहला पैसेज. Which of the following statement best reflects the most logical and rational inference that can be made from the passage? पैसेज में से क्या लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं, हमें ये बताना है. इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग rather than अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी. बिल्कुल सही बात बोल रहा है. कन्वेंशनल क्लासरूम एनकरेज वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच, बिल्कुल वही होता है ना.
तो यानी कि ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। अगला देखिए, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. As a large number of workers in the country are employed in unorganized sector, India does not need to change its present conventional classroom system. अरे India needs to change ना, तभी तो employability होगी। Even with its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number। गलत, ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 43। अगर ये पैसेज रीड किया है तो थोड़ा थोड़ा रिलेट होगा अपने एडोलेसेंट से। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. The adolescent of modern times does not have much respect for parents. ठीक है यार, इसमें से ना what I feel is, मतलब there is a confusion, मतलब I am not very sure about this statement वन तो सेकंड तो पक्का गलत है, वन वाले में आई एम नॉट श्योर, तो आई डोंट नो वेदर ए इज द करेक्ट आंसर और डी। ए और डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन वन में आई एम नॉट वेरी क्लियर, थोड़ा पता नहीं चल रहा है, तो आई विल नॉट से कि यही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। Which of the following statement best reflects the central idea of the passage? Parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults. Second, when children reach adolescence, involvement of parents in their life is unnecessary. गलत। Modern day nuclear families are not capable of bringing up children properly. ये भी नहीं लिखा हुआ। In modern sciences, societies, adolescents tend to be stubborn, disobedient, careless. ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही बचता है, तो वही सही होगा। ठीक, तो 44 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Number of 5 used in the numbering are 260 page book. Number of times 5 कम, देखो 5 यूनिट डिजिट पे कितनी बारी आएगा? 5, 15, 25 और ऐसे लास्ट कब आएगा? 255, यानी कि 10, 20, 25, 25 तो यही हो गया, 26 सॉरी यूनिट डिजिट पे। टेंस की डिजिट पे कब आएगा? 50 से लेके 59, फिर 150 से 159, फिर 250 से 259, तो यानी कि 30 प्लस 26 56, ऑप्शन बी। डन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। What is the sum of the first 28 terms in the following sequence? अब देखो सीक्वेंस क्या है ये समझना जरूरी था। सीक्वेंस है 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2, ये सीक्वेंस है। तो अगला सीक्वेंस क्या होगा? 1 6 5 4 3 2, उसके बाद 1 7 6 5 4 3 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। हमें फर्स्ट 28 टर्म्स बनानी है, 3 6 10 15 21 28, तो हमें इनका सम निकालना है। इसका सम कितना है? अब सम लिख लेते हैं। इसका 1, इसका 3, इसका 6, इसका 10, इसका 15, इसका 21, इसका 28। ठीक, 4 10 20 35 45 55 56 66 76 84, तो यानी कि ऑप्शन बी 84 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे। A person buys 3 articles P, Q and R for 3300. If P costs 25% more than R and R costs 20% more than Q, then what is the cost of P? ठीक है, Q को मानो X, एग्जैक्टली जो बच्चे ने किया है वही तरीका अपनाऊंगा। P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q. R कितना हुआ? 1.2x एंड P कितना हुआ? 25%, यानी कि 1.5x। ठीक है, अब ये तीनों का समीशन कितना है? 3330। 3.7 इज इक्वल टू 3330, 3.7x।
तो x इज इक्वल टू 3300 अपॉन 37, यानी कि 900। तो ये 900 हुआ, तो ये 1.2 1080 और ये 1350। ठीक, तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी, 1350, ऑप्शन डी। डन बेटा, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज अ थ्री डिजिट नंबर, three digit number I1CE, where the letters A, B, C, D denote distinct digits, what is the value of A हमें निकालना है। देखो अब क्लियरली देखो क्या बोल रहा है वो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1CE। करेक्ट, यही चीज बोल रहा है वो 1CE। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि A प्लस सी इज इक्वल टू 1C। 1C को लिख सकता हूं 10 इंटू 1 प्लस सी, तो A इज इक्वल टू 10 प्लस सी, A प्लस सी। अब A 10 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि डिजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमने B एंड D को टोटल किया तो 1 कैरी गया हो, तो यानी कि यहां पर 1 आया हो। ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस A इज इक्वल टू 10, तो A इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो नंबर आ गया 9। अब यहाँ पर जिस बच्चे ने किया है उसने 9 मार्क करा है, उसने नंबर से करा है। 8 प्लस 6 14, 4 1, 10 प्लस 7 17, 7 1, तो 1 आ गया 174। मतलब उसने ए की वैल्यू निकाल ली बट उसने नंबर से हिट एंड ट्रायल किया, मतलब इट्स अ गुड एफर्ट आई विल से। क्वेश्चन नंबर 49, three numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural numbers such that x is greater than 2y is greater than 3z. How much such distinct triplets are possible? The first 7 natural numbers यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट। अब देखो 7 is greater than 2 into 2 is greater than 1 into 3, तो यानी कि 7 2 1 एक नंबर बन गया। 7 3 1 भी बन जाएगा। 7 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 1 और 3। ठीक है, ये दोनों तो बन गए हमारे पास। इसके बाद एक नंबर और बनता है, दैट इज 5 2 1। 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि 5 2 1 इज अनदर, 6 2 1 इज अनदर, 6 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यानी कि कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल हो रहे हैं, 4। तो यानी कि ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, बी बच्चे ने गलत कर दिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अब हमें क्या कह रहा है, लेट्स सी। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 oranges 6 mangoes and 8 apples। 4 oranges, 4 oranges, यार वो ना 40 लगेगा, मैं 4B लिख देता हूं ऑरेंज को, प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स इज इक्वल टू 1 ऑरेंज 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेट्स सी कि क्या निकलता है। इसको यहां पे लिखा 3 बनानास, इसको यहां लिखा 2 मैंगोज, और इसको यहां पे लिखा, एक सेकेंड, ये इधर आके माइनस हो गया, 3 बनाना 6 एम में से 2 एम गया, 4 बचेगा ना मेरा, 4 मैंगोज एंड इट इज 3 एप्पल्स इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। यार ट्वाइस है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ, मैंने ट्वाइस, तो यानी कि 4 बनाना प्लस 6, मतलब 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस प्लस 4 मैंगोज प्लस 10 एप्पल्स। ठीक है, अब ये इधर आ गया, तो 2 ऑरेंजेस प्लस 2 मैंगोज इज इक्वल टू 2 एप्पल्स, यानी कि ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट वाली से भी क्या वही स्टेटमेंट आ रही है। द टोटल कॉस्ट, मैं सब हटा रहा हूं, ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, ये हमारी इक्वेशन है। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 oranges plus 5 mangoes plus 9 apples is equal to cost of 4 oranges plus 6 mangoes plus 8 apples। ठीक है, 9 minus 8 1 apple, 4b minus 3b is b, 6 minus मैंगो और बनाना मतलब ऑरेंज। तो यानी कि 1 एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज प्लस मैंगो, 1 एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज प्लस मैंगो, वही आ रहा है। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो फॉलोज है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 orange प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, करेक्ट। तो यानी कि तीनों सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 51 नाउ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं गाइस। 51 क्या कह रहा है? When an international team of scientists proposed a pumped carbon dioxide and water mix into underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium, and formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed the scientist. Carbon dioxide is converted into rocks. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की बात होगी। तो ऑप्शन बी, दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब इसमें बहुत डिस्प्यूट है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी है एंड कुछ लोग ये तक बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स ऑप्शन बी, रेस्ट यूपीएससी विल डिसाइड। ठीक है, जोग्राफर्स एनालाइज क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made. Giant icebergs have a bearing on primary productivity and food chains of the southern ocean. बिल्कुल ठीक। Melting of giant icebergs can produce climate change effects and impact world fisheries. Correct. Option C is the correct answer. बहुत सिंपल पैसेज था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following best statement best reflects the most logical, rational and practical message conveyed by the passage? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें देखो, farmers can use caterpillars to feed on weeds in their crop field plantations. This finding can help in the development of clinically useful antimicrobial. This finding can help in the development of organically, ecologically sustainable pesticides. Caterpillars can be genetically modified. देखो ये A एंड डी की तो कोई बात नहीं है, बी एंड सी में कंफ्यूजन हो सकती है। अमंग बी एंड सी इज मोर एप्ट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट पेस्टिसाइड्स, तो सी इज मोर एप्ट अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कह रहा है। 3 की पावर 32 की पावर 5, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय। अब यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट आया 2, 2 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट आया 8, 2 प्लस 8 10, तो यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, तो यानी कि डिविजिबल बाय 10। ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लेट p एंड q बी पॉजिटिव इंटीजर सैटिस्फाइंग p लेस देन q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? Uniquely ना बताए। देखो अगर हम 3 रखते हैं, इसका गलत है। अगर हम वैल्यू 3 रखते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एक 1 होगा और एक 2 होगा, एंड p इज लेस देन q, तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 1 एंड 3 आएगा, क्योंकि 2 एंड 2 तो हो नहीं सकता कि यूनिकली वैल्यूज है। व्हाट इज दिस, p लेस देन q नहीं हो पाएगा अगर 2 एंड 2 होगा, तो 1 एंड 3 में भी पता चल रहा है। जैसे ही हम p प्लस q इज इक्वल टू 5 पर आए, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 एंड 4, 2 एंड 3। अब दोनों में p एंड q का मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि क्या वैल्यू है, तो आई कैन नॉट से यूनिकली, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे तो वो 5 की वैल्यू पे आएंगे। ठीक है, a person walks 100 meter from his house. A person walks 100 meter from his house. अगर मैंने लिया 100 meters walk किया, turns left and walks 100 meter, again turns left and walks 300 meters, 300,
and then turns right and walks 100 to reach his office. Office आ गया. In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly in the northeast direction? Office northeast direction में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा? साउथ. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड नॉट डी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57 देखिए. A person walks 100 meters westwards, 100 meters, then turns left and walks 100 meters. He then takes 225 turn clockwise. देखो इधर फेसिंग था 90, 180, 225. इस डायरेक्शन में फेस हो गया. In which direction is he walking now? Northeast direction. Option D. ठीक. क्वेश्चन नंबर 58 देखिए. A statement is given followed by two conclusions, numbered 1 and 2. Consider the following statements and the conclusions. India is the world's largest producer of milk. Largest producer of milk है, तो क्या इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? जरूरी थोड़ी है. क्या इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क? नहीं पता. तो ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं. 59 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n where m and n आर नेचुरल नंबर्स. अब वो कह रहे हैं m प्लस n इज ग्रेटर देन mn. m प्लस n इज ग्रेटर देन mn. ठीक है यार. अब ये ना किसी भी नंबर से होगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा. 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2. 1 plus 3 is greater than 1 multiplied by 3. 1 plus 4 is greater than 1 multiplied by 4. 1 plus 5 is greater than 1 multiplied by 5. 1 plus 6 is greater than 1 multiplied by 6 and so on. चलता रहेगा. अभी मुझे कंफर्म नहीं पता. फिर वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ m and n is 24. अब वो बोलता है कि दोनों का प्रोडक्ट है 24. 24 होते ही मुझे पता चला या तो 24 इंटू 1 है, या 2 इंटू 12 है, या 4 इंटू 6 है, या 3 इंटू 8 है. ठीक है. लेकिन ये जो मेरे को कंडीशन 1 सेटिस्फाई करनी है, तो वो और ये वाली कंडीशन मिला के सिर्फ एक आंसर आता है 24 एंड 1. तो आई विल बी रिक्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस. तो क्वेश्चन सी इज करेक्ट. कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. ऑप्शन सी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए. व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर? साइज बता दिया, ट्रांसफर स्पीड बता दी, तो दोनों को यूज करके निकल जाएगा. इंडिविजुअली नहीं निकलेगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. दिस वाज एन एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. Which of the following sentences best reflects the crux of the above passage? Crux of the above passage. Responsible media should not distort the real in an ideal democracy. Correct. 61 का A is absolutely correct. 62 देखते हैं. Which of the following statement best reflects the most logical, rational and practical message implied by the passage? Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure. नहीं. Knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade. नहीं. Interconnected devices give a lot of comfort to home. नहीं. Interconnected devices can be at security risk and home users may have privacy risk. बिल्कुल सही. वही तो बोल रहा है वो पूरे पैसेज में. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following statement best reflects the crux of the passage? ठीक है. crux of the passage की बात कर रहा है वो. इसमें ऑप्शन बी पढ़ो पहले. पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कॉन्सिक्वेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. गलत. ऑप्शन डी पढ़ो. विद लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. गलत. अब बचा ए एंड सी. ए देखो. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनिमिकल to our objective of achieving a high rate. नहीं यार, environmental sustainability is equally important. Inimicable होता है कि least important, none of our concern. तो बचा क्या? C. तो C is the correct answer. Maintaining high environmental standards is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth. बिल्कुल ठीक.
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। x by y is 12 and xy is equal to 12, xy is equal to 12 है, तो कौन कौन सा हो सकता है? 1 इंटू 12 बेटा, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ठीक है। अब वो कह रहा है x by y is equal to odd, अगर 12 अपॉन 1 करूंगा तो इवन, 4 अपॉन 3 करूंगा तो फ्रैक्शन, 6 अपॉन 2 करूंगा तो 3 विच इज ऑड। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स अगर यूज करूं तो मैं आंसर अच्छा से निकाल पाऊंगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है एक बारी देख लेते हैं। A certain amount was distributed among x, y and z. Who received the least amount हमें निकालना है। x received 4/5 of what y and z received together. x received 4/5 of y and z together, ठीक है। फिर वो बोलता है y received 2/7 of x and z together, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक चीज देखो, सॉल्व करो, 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z, इसको सॉल्व करो, 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, ठीक। अब एक इक्वेशन x की टर्म्स में यहां से ले लो और x की वैल्यू पुट कर दो। x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z अपॉन 5, और ये x की टर्म्स में पुट कर दो। 7y इज इक्वल टू 2, 4y प्लस 4z अपॉन 5 प्लस 2z, ठीक है। अब मेरे पास y एंड z में इक्वेशन आ गई, y एंड z में इक्वेशन आ गई, तो मैं y एंड z में रिलेशन निकाल लूंगा। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन में अभी मैंने x इज इक्वल टू किया है, मैं y इज इक्वल टू की टर्म्स में अगर यहां से इक्वेशन निकाल के y को पुट करूंगा तो मेरे पास x एंड z में रिलेशन आ जाएगा। द मोमेंट आई गेट रिलेशन बिटवीन x एंड z एंड आई गेट रिलेशन बिटवीन y एंड z, तो मेरे पास x एंड y में भी रिलेशन इनडायरेक्टली आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो तीनों में पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यूज करके मैं आंसर निकाल पाऊंगा। अब मैं निकाल नहीं रहा, यूपीएससी ने बोला नहीं है निकालने, यूपीएससी ने कहा चेक करो निकलता है या नहीं निकलता, तो ऑप्शन सी से पता चल जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स इन द क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट आर 50, हाईएस्ट 70 एंड लोएस्ट 50 है। अगर हाईएस्ट 70 है एंड लोएस्ट 50 है, फिर वो कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। इफ द एवरेज मार्क्स व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यार एवरेज अगर नहीं 60 है तो क्या मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल पाऊंगा अगर 70 एंड 50 पता चल जाए? डजंट मैटर, क्योंकि 70 एंड 50 का टोटल भी 120 है, यानी कि एवरेज 60 है, और एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, यानी कि वो तो ऑब्वियसली 70 एंड 50 है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 एक तरह से सेम ही बात बोल रहा है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यूज करके तो नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ और चाहिए तो मैं निकाल पाऊंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर, सम इज आल्सो प्राइम नंबर, एंड वो बोलता है देयर सम इज लेस देन 23। अगर सम लेस देन 23 है तो प्राइम नंबर लेस देन 23 कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब वो कह रहे हैं तीन नंबर का समेशन लेस देन 23 होना चाहिए, तो यानी कि 2 + 3 5, 5 + 19 इज 24, तो ये भी गलत है। और 2 में ले नहीं सकता क्योंकि 2 को लेते ही इवन बन जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इज इवन, इवन इज नेवर अ प्राइम नंबर, आई कैन नेवर टेक 2। अब मेरे पास ये ऑप्शंस बचे, 3 + 5 8, 8 + 17 इज 24, तो 17 भी नहीं ले सकता।
अब 3 + 5 8, 8 + 13 is 21, is not a prime number. तो 3 5 13 भी गया. 5 + 7 is 12, 12 + 13 is 25, ये भी नहीं हो सकता. 7 + 11 is 18, 18 + 13 ज्यादा हो गया, तो 13 भी गया तेल लेने. अब मेरे पास और देखो, 3 + 5 8, 8 + 7 15, नहीं. 3 + 5 8, 8 + 11, 3 + 5 + 11 is equal to 19, which is a prime number. सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई इक्वेशन बनी नहीं रही. तो यानी कि इसी से मेरे पास पता चल गया whose sum is a question, what are those three numbers 3 5 and 11. स्टेटमेंट 1 से तो आ गया. स्टेटमेंट बोलता है वन ऑफ द नंबर इज 5. अगर वन ऑफ द नंबर 5 है और इतने सारे प्राइम नंबर्स थे, तो मैं थोड़ी निकाल सकता हूँ दूसरा नंबर, बाकी दो. तो स्टेटमेंट 1 से आंसर आएगा, 2 से नहीं आएगा. तो इसका आंसर है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अनदर स्टेटमेंट अलोन. 68, x + y इज एन इंटीजर. हमें क्वेश्चन दिया है और बोला है 2x + y इज एन इंटीजर. यार सिंपल सी बात है, x को लो 1/3, y को लो 1/3. ठीक है. 2x 2/3 + 1/3 is 3/3, यानी कि 1 इज एन इंटीजर, सेटिस्फाइड. x + 2y इज एन इंटीजर, यानी कि 1/3 + 2/3 is 3/3, यानी कि 1, तो ये भी इंटीजर. तो यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही चल रहा है. करेक्ट. बट x + y इज एन इंटीजर, 1/3 + 1/3 is 2/3, फ्रैक्शन. अगर अब मैं x को ले लूं 1, y को ले लूं 1, तो 2 + 1 3, 1 + 2 is 3, दोनों इंटीजर्स है, और 1 + 1 2, ये भी इंटीजर है. तो एक बारी अगर कोई x की y की वैल्यू अलग ले रहा हूं तो भी इंटीजर आ रहा है, और x + y की वैल्यू अगर नॉन इंटीजर ले रहा हूं तो वो समेशन नॉन इंटीजर आ रहा है. तो यानी कि आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि किस पे क्या होगा. तो ऑप्शन डी कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए. A question is given followed by a person buys 3 articles PQR for ₹50. 50 रुपए में 3 आर्टिकल्स खरीदता है वो. ठीक है. हमें आर्टिकल P की वैल्यू निकालनी है. अब वो बोलता है प्राइस ऑफ Q इज 16. अगर 16 Q की वैल्यू 16 है तो P + R इज इक्वल टू 34. सिंपल सी बात. अब वो बोलता है कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन कॉस्ट ऑफ R. कॉस्ट ऑफ P इज लेस देन और इक्वल टू R. आ गया. Cost of R is not more than. ठीक है. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूंगा तो एक ही चीज आती है, P = R, यानी कि दोनों की वैल्यू 17 आ जाएगी. तो ऑप्शन सी, यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टू सॉरी आई कैन फाइंड द वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 70. A question is followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. P, Q, R and S appeared in a test. Has P scored more marks than Q? हमें निकालना है. ठीक है. अब देखो, sum of the marks scored by P and Q, P + Q is equal to R + S. ठीक है. अब वो बोल रहा है सेकेंड वाला, sum of the marks scored by P and S is more than the marks scored by Q and R. ठीक. अब देखो सिंपल सी बात है, P Q R S है. लेट द मार्क्स बी 4 3 2 5, जो बच्चे ने लिया मैंने उसी से कर रहा हूं. P + Q 7, R and S 2 + 5 7, ये सेटिस्फाई हो रही है. P + Q 7, P + S 9, Q + R 5, 9 is greater than 5, ये भी सेटिस्फाई हो रही है. तो यानी कि क्या मेरे को P स्कोर्ड मोर देन Q क्लियर यस है? जरूरी नहीं है. रीजन देखो क्यों. क्योंकि अगर अब मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर दूं, P + Q 7, R + S 7, सेटिस्फाई हो रही है. P + S 3 + 5 8, 4 + 2 6, 8 greater than 2, 8 greater than 6, yes. तो यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, बट यहाँ पर P greater than Q है, यहाँ पे P less than Q है. अब कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी बात, यानी कि ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं निकलेगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर एवरीवन.
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 71 में ना आई एम नॉट वेरी मच श्योर, ठीक है, तो आई हैव स्पोकन विद 2-3 फैकल्टीज और उन्होंने मुझे एक आंसर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ उनका आंसर क्या है। अब आप देख लेना वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, आई डोंट नो। उन्होंने आंसर दिया है ए, इट इज अ पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेज एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शंस इन ह्यूमन, ठीक है। सिमिलरली 72 का उन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन ए। मैं फिर बोल रहा हूं आई एम नॉट वेरी श्योर विद रिस्पेक्ट टू दीज टू पैसेजेस, अभी के लिए इनको छोड़ दो, चाहे बाकी का आंसर की देखो, ठीक। 73 देखते हैं। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ ईच ऑफ P and Q is less than 100 years but more than 10. If you interchange the digits of age of P, the number represents age of Q. What is the difference of their ages? Difference of their ages निकालनी है, the age of P is greater than the age of Q. अब एक बात देखो, if you interchange the digits of P, let P is equal to XY, तो Q is equal to YX, यही हुआ। Age of each and P and more than, if you interchange the digits of P, the number represents age of Q, ठीक है। व्हाट इज अब एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई क्यू, अभी वी डोंट नीड। द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम द डिफरेंस, सम ऑफ देयर एजेस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपॉन देयर डिफरेंस एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 11/6। यार अब एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है और 10x प्लस वाई, और इन दोनों को सॉल्व करके मैं x एंड y का डिफरेंस निकाल सकता हूँ, x माइनस वाई। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक स्टेटमेंट को यूज करके मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ, और कौन सी स्टेटमेंट यूज करके, ओनली यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक। हमें सॉल्व नहीं करना कि क्या आ रहा है, वी जस्ट हैव टू चेक वेदर आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 74, अब वो कह रहा है मेन स्टेटमेंट है प्रदीप बिकम्स आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। स्टेटमेंट है प्रदीप इज अ डायरेक्टर, स्टेटमेंट क्यू है प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, स्टेटमेंट आर है प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, स्टेटमेंट एस है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। तो एसपी क्या है, एस एंड पी, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, करेक्ट। R and Q, Pradeep is not a director, Pradeep is a producer, correct. थर्ड है बोथ SP and RQ, S and P, यानी कि प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, करेक्ट। एंड RQ, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, करेक्ट। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सी वाले, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, a प्लस बी मीन्स a माइनस बी। अब हमें सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट करना है जो यहाँ पे किया हुआ है, 10 minus 30 into 100 divided by 50 plus 25. 100 divided by 50 is 2 minus 30 into 2, 10 minus और plus 25, ये 15 हुआ। एक सेकेंड, 30 into 2 minus 60 हुआ है, 10 minus 60 plus 25 minus 25 बचा, ऑप्शन डी। हमें कुछ भी नहीं करना था, बस सब्स्टिट्यूट करना था। यहाँ पे 10 प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो 10 माइनस हो गया, फिर 30 माइनस था, माइनस की जगह मल्टीप्लाई था तो 30 इंटू 100 हो गया, फिर मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या करना था, प्लस, तो 100 प्लस 50 हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना था, 100 डिवाइड हो गया, और प्लस की जगह हमें क्या करना था, माइनस, तो हमने वो कर दिया, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 76, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान थे। देखो क्वेश्चन नंबर 76 देखो, वो कह रहा है P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन, एंड T मीन्स इक्वल टू, देन कंसिडर द फॉलोइंग, 2x s 3y, 2x s
एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस मीन्स नॉट लेस देन, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y। ठीक है, फिर वो बोलता है 3x टी की जगह इक्वल, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4z। देन 9y p मतलब ग्रेटर देन 8z। ठीक है, अब देखो 2x इज ग्रेटर देन 3y, 3x इज इक्वल टू 4z। तो अब एक बात बताओ, 2x इज ग्रेटर देन 3y, 3x की जगह अब यहाँ पे 9y है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, 3x इज इक्वल टू 4z। तो यहाँ पे मैं 6x लिख सकता हूँ क्या? 9y ग्रेटर देन है 6x से, यार इनटू 3 करूंगा दोनों को, तो 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9y है, और यहाँ पर वो 9y ग्रेटर आ रहा है सिर्फ, बट वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, अगला देखो, x q 2y, q का क्या मतलब होता है बेटा? लेस देन, तो q लेस देन 2y। y r z, r का मतलब है नॉट ग्रेटर, यानी कि y इज लेस देन और इक्वल टू z। और फिर थर्ड बोलता है x r z, r का मतलब है लेस देन और इक्वल टू z। ठीक है, x इज लेस देन 2, q इज लेस देन 2y, हमें x एंड z में रिलेशन चाहिए। एक सेकेंड, x एंड z में रिलेशन चाहिए, x लेस देन 2y है। ठीक है, x इज लेस देन 2y, तो यहाँ पर एंड y इज लेस देन और इक्वल टू z, y बराबर भी हो सकती है z के, और x से छोटी है, तो x बराबर तो नहीं हो सकता, सिर्फ छोटा हो सकता है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सर्टेन कोड ABCD is written as 24, ABCD is 24, EFGH is equal to 1680, हमें IJKL निकाला। अब ABCD की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो, 4 2 12, 12 2 24, E की क्या है? 5 6 7 8, 5 8 40 into 42, 4 2 8, 1 4 4 16 7, 4 2 8 8, 4 4 16, 1680। तो ये क्या होएगा? 9 10 11 12, 9 into 12 is 108, 10 into 11 is 110, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 0, 11880। क्लियर? बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, if in a certain code pot is written as ATOP, trap is written as APART, then how is arena written in that code? Pot is written as ATOP, यानी कि हमने इसको रिवर्स किया और A लगा दिया, TRAP को रिवर्स किया, PART और A लगा दिया, फिर ARENA, इसको रिवर्स किया, ANERA और एक ए लगा दिया, तो AANERA, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक, 78 का क्या आंसर हुआ? ऑप्शन डी। 79, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ सीक्वेंस? सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 14 39 84 स्पेस 258, डिफरेंस निकालो। 11 25 45, ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 14 20, 6 से बढ़ रहा है, तो अगला डिफरेंस 26, 45 प्लस 26 60 71, दिस प्लस दिस इज दिस, तो दिस प्लस दिस इज दिस 155। ठीक है, तो अगला डिफरेंस अब क्या होगा? 32। ठीक है, 70 प्लस 32 इज 100, 103, 155 प्लस 103 इज 288, 258। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा? 155।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, in a certain code PQRST represents number 4 5 10 12 15, it is not known which letter represents which number. Q minus S is equal to 2S, तो यानी कि Q is equal to 3S। फिर वो बोलता है T is equal to R plus S plus 3, T is equal to R plus S plus 3। अब एक चीज समझो, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 4 5 10 12 15। या तो Q की S की वैल्यू 4 हो सकती है क्योंकि 4 3 12 ऑप्शन में है, या 5 हो सकती है, 5 3 15 है। ठीक है, मैंने लिया पहले 4, 4 प्लस 3 7, T इज इक्वल टू R प्लस 7। 7 में क्या ऐड करूं, 7 में अब मेरे पास 4 एंड 12 ऑप्शन में नहीं है, 4 एंड 12 ऑप्शन में नहीं है। अगर मैंने 7 प्लस 5 किया तो 12 बनता है, बट 12 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। 7 प्लस 10 किया 17 नॉट इन लिस्ट, 7 प्लस 15 किया 22 नॉट इन लिस्ट। तो मैं इसको 4 एंड 5 ले ही नहीं सकता। अब मैंने लिया 5 एंड 10, एस को 5 लिया, 5 प्लस 3 8, टी इज इक्वल टू आर प्लस 8, और 5 एंड 15 ऑक्यूपाइड है, 4 10 12 वेकेंट है। अब मैंने क्या ऐड करूं आर में कि टी की वैल्यू आ जाए। अगर मैं आर में 4 ऐड करूं तो 12 बनेगा, विच इज टी। तो t इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 15। तो p की वैल्यू क्या बचेगी, 10। फिर हमसे उसने क्या पूछा, p प्लस आर माइनस टी, यानी कि 10 प्लस आर, आर की वैल्यू 4 माइनस टी, टी की वैल्यू 12, 10 plus 4 14, 14 minus 12 is 2, option B। ठीक है, clear? So with this guys we have completed the whole discussion of paper CSAT 2024। I hope you like this discussion। कोई भी आपको आंसर मिसमैच लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, put that in the comments, I'll see what are the and I'll reply back। So I hope you like this guys। Now for the students attempting 2025, I have a very good news for you। Very soon I'll be launching a course जहां पर I'll be taking the free CSAT classes on Saturdays and we will give you the questions on Monday to Friday। For the complete details, stay tuned, I'll be updating you about the same। Okay, thank you guys, see you in the next video।